इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 राजनीतिक दल भाग 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे कितने राजनीतिक दल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे आप सब जानते हैं, यहाँ तक तो हम पिछले भाग में पढ़ा चुके हैं। यह भी हो चुका है राजनीतिक की नैतिक ताकत, ठीक है, कि राजनीतिक का ताकत क्या होता है, अंदरूनी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। और नीचे हमें यहां से पढ़ना था। इस कारण उन्हें एकदलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। किसको एकदलीय शासन व्यवस्था होता है? इस देश में कई देशों में सिर्फ एक ही दल को ही सरकार बनने को अनुमति होती है। किसी भी दल में मतलब कई देशों में है कि आप बहुमत से सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अगर ज्यादा वोट पा लिए हो, ज्यादा सीट आपके पास है, तो आप ही चुनाव जीते हो और आप ही का पार्टी बनेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, मिलीजुली सरकार भी हो सकती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं हुआ तो मिलीजुली सरकार हो जाएगी। तो इस कारण उन्हें एकीकरण दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। आज भी है, आज भी वहां का प्रेसिडेंट ही सब चीज होता है, बाकी सब कुछ नहीं। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता है। अब देखो बात क्या है, हमारे देश में तो है कि भैया सब किसी को अलग अलग पार्टी बनाने को मिल जाता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा शासक होता है कि उसमें एक ही दल का राजा कोई, मतलब एक ही दल से कोई नेता बनता है। वहां पर दूसरा कोई खड़ा होने की अनुमति भी नहीं होती है। खड़ा कैसे होगा? जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? तो कोई वहां पर लड़ने के लिए सामने खड़ा ही नहीं होता है, और इसलिए वहां पर एकीकरणीय दल होता है और लोगों को एक नया नेता चुनने का मौका भी नहीं मिलता। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक रहेगा, मर जाएगा तो दूसरा कोई बनेगा। हाँ, मर जाएगा तो चुनने का आजादी है, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा तो नहीं है। और इसलिए कोई नया दल नहीं बनता, मतलब कोई भी वहां पर नया दल नहीं बनने वाला है और बनता भी नहीं है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मानते, और जो ये एक दलीय व्यवस्था है हम इसको अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। लोकतांत्रिक विकल्प में होता क्या है कि 2 दल तो होने चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए। सामने सामने अखाड़ा में आदमी जब जाता है तो 2 लोग होते हैं ना, एक मैं एक सामने वाला। तो ऐसा ही बात हुआ, चुनाव लड़ने के लिए अगर चुनाव हो रहा है तो 2 पार्टी होनी चाहिए। जनता को जिसको चुनना हो उसको चुन लेवे, जो अच्छा लगे उसको ले लेवे। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। सत्ता में आने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए, नहीं तो नहीं आ सकते। हर चीज का एज लिमिटेशन होता है, काम लिमिटेशन होता है, हर चीज का स्तर होता है, समझे? इसलिए कोई भी कुछ कर नहीं सकता बिना, जनता ही राजा है और जनता के लिए ही सरकारी नौकर है। इसीलिए बोलते हैं सिविल सर्वेंट, जनता का नौकर। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। कुछ देशों में ऐसा है, आमतौर पर 2 मुख्य दल जो होता है ना उसी में बदलते रहेगा, ये बस। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, अलग अलग पार्टी हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। क्या है? ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, अनेक दल सत्ता के लिए आगे बढ़ रहे हो और 2 दलों से ज्यादा अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इस बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब देखो, गठबंधन करके जो
आता है, अनेकों पार्टी गठबंधन करके मतलब कोई चुनाव जीत लड़ रही है, तो उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठीक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अगर दो दलों को छोड़ दो बाकी वाले लोग बहुमत में हैं, अगर वो मिल जाए तो सत्ता उन्हीं का हो जाएगा। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। जब मैं आपको बात बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, दूसरी बात शायद, तो उस समय उन्होंने क्यों ठुकरा दिया? एक वोट के लिए वो हारे थे, एक वोट के लिए, लेकिन बोला कि नहीं, लोकतंत्र को बराबर रखने के लिए हम किसी को खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। भले सरकार हमारी ना बने, पार्टी हमारी ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार ये घूस देकर, पैसा खिलाकर हम नहीं बनाएंगे। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गठबंधन या मोर्चा। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत के ऐसे ही 3 प्रमुख गठबंधन थे। यहाँ पर देख लो, वही मैं बता रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी वाला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। तो भारत की ये बात मैं बता रहा हूं, उसमें ये सब लोग गठबंधन बनाकर थे, लेकिन सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी, क्योंकि ये बीजेपी वाले मिलाना नहीं चाहते थे और बाकी सब कोई छोड़ना नहीं चाहते थे। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घुलमेल वाली लगती है। बहुदलीय व्यवस्था लोगे तो बहुत घुले मिली रहती है, एक दूसरे से सब कोई मिलजुल कर रहता है, और देश को राजनीतिक स्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में, ये जो चलता है चुनाव का प्रणाली, उसमें विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। भैया कोई भी दल हो, कुछ भी हो, देश आगे बढ़नी चाहिए, बस ये सब मायने रखो, बाकी कुछ क्या रखना है। ये नेता गठबंधन कैसी चीज को कैसे बना सकते हैं, ये नेता गठबंधन जैसी चीज को कैसे बना संभाल लेते हैं। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नाम नहीं याद होगा। अजीबोगरीब तो नाम ही होता है, उल्टा सीधा क्या क्या नाम होता है। देखो, भारत में अभी कई पार्टियां हैं, लेकिन आप किसी का भी नाम ज्यादा नहीं जानते हो। बीजेपी जानते हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बस, और अपने क्षेत्र का जानते होगे, बाकी नहीं जानते हो। ये इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अब ऊपर वाले में हम लोग उतना पढ़े, लेकिन प्रणाली कौन सी? लोकदलीय प्रणाली की एक तरफा प्रणाली? यहाँ पर 2 प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली, और एक और कौन सा है? एक और है पूर्ण बहुमत प्रणाली। कौन सा आपको अच्छा लगता है? कोई एक बनावे या सब दल मिलकर बनावे? तो देश की भलाई कब होती है? जब एक मिलकर बनावे। अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है, और इसमें समाज की प्रकृति, इससे राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती है। सब कोई अपना अपना भूमिका निभाता है। इससे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता, और इस सब प्रणाली को, इस सब व्यवस्था को बहुत जल्दी बदला भी नहीं जा सकता। हर देश अपनी अपनी विशेष परिस्थितियों, हर देश का अपना अपना अलग अलग परिस्थिति होता है, तो वही विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। दलीय व्यवस्था मतलब दल को मिलाकर आगे चलने की व्यवस्था विकसित कर लेता है।
जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट है पाने में सक्षम है। सक्षम होता तो मतलब क्या होता है कि एक पार्टी यहाँ पर अक्षम है। अक्षम का मतलब कि मतलब वो ठीक तरीके से काम उतना नहीं कर रही है। यहाँ पर बहुदलीय 2004 में बहुदलीय पार्टी बना तो सत्ता किसके फेवर में आया? कांग्रेस के फेवर में आया था। ठीक है, तो कांग्रेस हर किसी को खुश नहीं कर सकती थी, तब ना उनको बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ गया, तब ना उनको मिलाने की जरूरत पड़ गया। तो बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है, मतलब उसमें सही तरीके से सक्षम नहीं है, नहीं समेट सकती, इसलिए उनको बहुदलीय व्यवस्था करना पड़ता है। अगर आप भारत के इतना बड़ा मुल्क है, सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेटने में सक्षम हो जाओ, तो आप भारत में पूर्ण बहुमत से जीत सकते हो। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। हर मुल्क, हर स्थिति कोई एक ही प्रणाली चले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अलग बात हो जाती है, नहीं हो सकता ऐसा। आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करते हैं। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था दी गई है। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2-2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? 2 दलीय व्यवस्था राज्य का नाम बताओ, 2 गठबंधन वाले बहुदलीय व्यवस्था का नाम बताओ। मैं जिस राज्य से हूँ बिहार पर 2 दलीय व्यवस्था है। ठीक है, 2 गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था अभी भी चल रही है, नीतीश कुमार तेजस्वी जी का। बहुदलीय व्यवस्था अवश्य, इसमें कांग्रेस भी मिले जुले हैं। बहुदलीय व्यवस्था तो मेरा ही देश है, तो मेरा ही राज्य है, तो दूसरे का क्या बोलूं? तो मेरा ही राज्य इसमें सब है, अपने राज्य में बताओ। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, राजनीतिक दल जो होता है उसमें लोग अपना अपना भागीदारी कैसे, मतलब साथ उसमें कैसे खड़े होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें एक सामान्य की नजर से नहीं देखती। उपलब्धता, यहाँ पर बात क्या हो जाती है, प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कोई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तहत बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। दक्षिण एशिया का जितना भी जनता है नेताओं पर भरोसा ही नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उसका अनुपात कुछ भरोसा या कुछ पूरा भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा है। मतलब कोई बतावे कि हमको पूरा भरोसा है और कुछ बोल रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है, तो भरोसा नहीं करने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन भरोसा करने वालों की संख्या कम है। यही बात ज्यादातर लोकतंत्र पर लागू होता है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दलों की एक ऐसी ही संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दलों का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिणी कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। फिर से बताऊं, बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का एक स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। हम लोग उनसे ज्यादा हैं, काहे कि कनाडा, जापान, स्पेन, दक्षिण कोरिया ये सब मिल जाएंगे ना तो हम लोग के कितना राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतना में सारा देश आ जाएगा। भैया इस लोग से ज्यादा तो होंगे ना हम लोग। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ गया है। क्या हुआ है? बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि
बापू आ गया है सत्ता में, बापू आ गया है अब। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। और थोड़े से यहाँ पर बदलाव क्या हो गया, लोग यहाँ पर जुड़ना चालू कर दिए हैं। जो लोग एक दूसरे को गाली देते थे वो लोग अब जुड़ना चालू कर दिए हैं कि हराओ हराओ, किसी तरह मोदी को हराओ। लगता है कि इनके पिछवाड़े में बम फोड़ ले, ऐसे करता है, हटाओ हटाओ। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर रखने वाले लोगों की संख्या, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या इतना बहुत ज्यादा होती है, उतना भी ज्यादा नहीं। जो लोग जानता है वही ना करेगा। ये देख लो 27% कनाडा वासी मानते हैं कि 27% लोग मानते हैं, 27% कि लबरसल को सत्ता में होना चाहिए। और 35% लोग कहते हैं कनाडा के कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। और 90% लोग बोलते हैं कनाडावासी 98% मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़ी कार की खिड़की में बंद करके, कार में बंद करके, खिड़की नहीं डिक्की होगा शायद यहाँ पे, हाँ डिक्की, बहुत बड़े डिक्की में बंद करके उनको वहां पर एक बहुत बड़ा झरना है जिसको बोलते हैं नियाग्र जल प्रवाह में फेंक देना चाहिए। वो चाहते हैं कि वहां पर जो सबसे बड़ा नियाग्र झरना है उसके ऊपर से फेंक देना चाहिए सभी नेताओं को। आप रहते तो क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय दल, हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा, अब राष्ट्रीय दल की बारी है। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। कितने? 2 तरह के। संघीय इकाइयों में सिर्फ 1/3 में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। अब देखो कोई है, फिर से समझो यहाँ पर, संघीय इकाइयों में से सिर्फ 1 इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, संघीय में से किसी एक के साथ जुड़े रहने का इन लोगों का संघ था। अब देखो अनेक या संघ की सभी इकाइयों के अस्तित्व रखने वाले दल। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, समझो कि बहुदलीय व्यवस्था बनती है संघ के, तो उसमें अलग अलग पार्टी है, तो उसका समर्थक भी अलग अलग होगा। लेकिन आप देखोगे कि जो संघीय पार्टी होता है, जिसको लोकसभा चुनाव बोलते हैं, तो कभी कभी होता है कि एक ही पार्टी होता है, उसी के अंदर में सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। तो वो यहाँ पर यही बता रहा है, अस्तित्व रखो तो एक ही में अस्तित्व रखते हैं सब। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, यहाँ पर है कई पार्टी पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं। ये जितना भी दल है सब राज्य में इनका कुछ ना कुछ है, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और राजनीतियों को ही मानती है। किसको मानती है? राज्य के नीति को मानती है, कार्यक्रम को मानती है और रणनीति को मानती है कि भैया आप कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर बात होने वाली ये है कि पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर ही तय होती है कि आपका नीति कैसा है, कर्म कैसा है, क्या कार्य करते हैं, आपकी रणनीति कैसी है। वैसे ही आप अगले चुनाव में जीतोगे, नहीं तो भैया ठंठल गोपाल हार जाओगे। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करना पड़ता है। आयोग सभी दलों को सामान्य मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही करता है। पार्टी का जो उम्मीदवार है वही करेगा कि भैया ये इनका हो सकता है। बस इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। अगर किसी को विशेष अधिकार मिलता है उसको मान्यता प्राप्त दल बोलते हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी दल जो है कितना सीट जीतकर यहाँ पर मान्यता प्राप्त कर सकता है और सत्ता बना सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मान्यता मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? देखो फिर से यहाँ पे, जब कोई पार्टी या विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल सकती है। राष्ट्रीय दल मतलब लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए वह कारगर हो सकता है। अब वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा चुनाव भी लड़ सकता है, लोकसभा चुनाव भी लड़ सकता है। थोड़ा सा मानसिकता बदलना पड़ता है बस। इस वर्गीकरण के हिसाब से, जो राष्ट्रीय वर्गीकरण है, राज्य वर्गीकरण है, उसके हिसाब से 2017 में देश के 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी है। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पुष्प और त्रिना पार्टी का प्रतीक है। किसका? पुष्प और त्रिना पार्टी का प्रतीक है धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.7% वोट मिले हैं और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसका नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये याद रखना, ये एग्जाम में 100% पूछता है। आपको बताना पड़ेगा, नहीं पता होगा तो नंबर कट जाएगा। ये पूरा एकदम जबान पे याद होना चाहिए। कब बना, कौन बनाया? ममता बनर्जी जो बंगाल के भी सीएम है, उन्होंने बनाया। आगे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी ये बनाने वाले का नाम था काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठित हुआ था। 1984 में गठन हुआ था। नाम था स्वर्गीय काशीराम, उनका पूरा नाम था। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, उनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। कौन कौन लोग उसमें प्रतिनिधि थे उसको जानते हैं। पार्टी में साहू महाराज और महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर शिक्षकों से प्रेरणा लेती है। किससे? शिक्षकों से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा ये लोग उत्तर प्रदेश में है, जो अभी मायावती के नेतृत्व में ये पार्टी चल रहा है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त लगातार और ताकतवर भी रही है। पर्याप्त ताकतवर है वहां पर भी। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर,
इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और ये पार्टी 4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। कई दलों को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली उन लोगों को। कितना? 10 सीटें मिली थी। इसके अगले भाग में चलेंगे तो हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी कब बनी, अस्तित्व में कैसे आई और ये कैसे अपना कार्यभार संभाल रही है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है जो खास करके उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय होती है, बाकी सब यहाँ पर कुछ जानने वाले नहीं है, बस केवल याद करने वाला है कितना पार्टी समूह इसमें है। मैंने बताया ना, साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा भीमराव अंबेडकर, इन लोगों का विचार था, शिक्षकों से प्रेरणा लिए, दलितों के लिए पार्टी बना था। किसके लिए? दलितों के लिए, आदिवासी पिछड़े जातियों को मिलाकर एक बहुजन समाज पार्टी बनाता है। बात ही आती है कमजोर समाज का पार्टी। धन्यवाद।